इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर हर पल हर सेकंड दौड़ रहा है, लेकिन हम शायद ही कभी इस पर गहराई से विचार करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और रक्त के बारे में। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। ये मुख्य रूप से अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी और रेलवे के लिए तैयार किए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों या कहें एमसीक्यूज और विस्तृत अध्ययन नोट्स का एक बहुत बड़ा संग्रह है। हाँ, लेकिन हमारा मिशन यहाँ केवल रटे रटाए तथ्यों को दोहराना या किसी परीक्षा का पेपर हल करना बिल्कुल नहीं है। इस ऑडियो टेक्स्ट बुक वाले नजरिए से बाहर निकलकर शरीर की सबसे जटिल ट्रांसपोर्ट और डिफेंस प्रणाली को डिकोड करने के एक मजेदार सफर पर निकलना है। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मानव शरीर के अंदर दौड़ने वाला ये तरल पदार्थ काम कैसे करता है। मतलब ये सिर्फ एक लाल रंग का पानी तो है नहीं। स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये कुल शरीर के वजन का लगभग 7% हिस्सा होता है। विज्ञान की भाषा में इसे तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्योंकि ये सिर से लेकर पैर तक हर अंग को आपस में जोड़ता है ना। मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हाँ, और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि खून ना तो पानी की तरह पूरी तरह न्यूट्रल है और ना ही एसिडिक है, बल्कि यह हल्का क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है। ये हल्का क्षारीय स्वभाव ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बांधने में मदद करता है। अगर ये पीएच थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाए तो शरीर के अंदर रासायनिक हाहाकार मच सकता है। और जब हम इस रक्त को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो एक पूरी नई दुनिया सामने आती है। और बाकी का 45% हिस्सा रक्त कणिकाओं यानी ब्लड कॉर्पसल्स से बना होता है। ये जो 55% प्लाज्मा है, ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक कहानी है। अक्सर हम यही मानते हैं कि खून लाल है तो उसका हर हिस्सा लाल होगा, लेकिन प्लाज्मा वास्तव में हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा तरल होता है। और इसका ये पीला रंग अम्बा बिलिरुबिन नामक एक वर्णक के कारण होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 90% तो सिर्फ पानी ही होता है और बाकी हिस्से में प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज तैरते रहते हैं। और उस प्लाज्मा के पीले रंग के पीछे की असली कहानी और भी गहरी है। ये जो बिलिरुबिन है, ये असल में पुरानी और मृत लाल रक्त कणिकाओं का कचरा होता है। जब आरबीसी मरती हैं, तो शरीर आयरन निकाल लेता है और बाकी को बिलिरुबिन में बदल देता है। एकदम सही। अब अगर उस 45% हिस्से की बात करें जो रक्त कणिकाएं हैं, इनमें सबसे प्रमुख है लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इनका मुख्य काम शरीर के हर ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाना है और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन मतलब एक वयस्क मनुष्य में इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन इस लाल रक्त कणिका के बारे में एक तथ्य जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो ये है कि इनमें कोई दिमाग या केंद्रक नहीं होता है। हाँ, जीव विज्ञान में केंद्रक को कोशिका का दिमाग माना जाता है जहाँ सारा डीएनए होता है, लेकिन आरबीसी में ये होता ही नहीं है। इसीलिए इसे ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। इसका कारण भी बहुत तार्किक है। आरबीसी अपने अंदर से केंद्रक को बाहर फेंक देती है ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन भरने की जगह बन सके। यहाँ सबसे चकित करने वाली बात यह है कि प्रकृति हमेशा अपने ही बनाए नियमों को तोड़ती भी है। स्तनधारी जीवों की आरबीसी में भले ही ऑक्सीजन ले जाने के लिए केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा 2 ऐसे जानवर हैं जिनकी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अरे वाह, शायद ये उनके शरीर को रेगिस्तान की भयंकर गर्मी और पानी की कमी से निपटने में मदद करता है। इसके अलावा तिल्ली यानी स्प्लीन की भूमिका भी बहुत अहम है। बिल्कुल। 120 दिन की कठिन यात्रा के बाद जब आरबीसी बहुत पुरानी हो जाती है तो वे प्लीहा की भूल भुलैया जैसी संरचना में फंसकर नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है। प्लीहा स्पंज की तरह काम करता है जो भारी मात्रा में स्वस्थ रक्त को स्टोर करके रखता है। आपात स्थिति में ये अतिरिक्त रक्त नसों में धकेल देता है, इसीलिए इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। लेकिन अब शरीर के रक्षा तंत्र की तरफ चलते हैं जो सच में किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी के प्लॉट से कम नहीं है। मैं बात कर रही हूँ श्वेत रक्त कणिकाओं
यानी WBC की। विज्ञान में इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन काम बहुत ही खतरनाक है। इनका जीवन काल बहुत ही छोटा, सिर्फ 2 से 4 दिन का होता है। हाँ, ये शरीर की स्पेशल फोर्सेस हैं जो किसी भी बाहरी संक्रमण या बैक्टीरिया से लड़ती हैं। WBC का काम करने का तरीका बहुत आक्रामक होता है। उदाहरण के लिए न्यूट्रोफिल्स को ही ले लीजिए। जो कुल WBC का 60 से 70% हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, ये शरीर के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है। जब कोई हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में आता है तो ये न्यूट्रोफिल्स रसायनों की गंध सूंघते हुए उस तक पहुंचते हैं। वे बैक्टीरिया को घेर लेते हैं और फिर उसे पूरी तरह से निगल जाते हैं। इसीलिए इन्हें सेल ईटर और इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कभी-कभी ये कोशिकाएं ठोस बैक्टीरिया को खाने के बजाय उस विषैले तरल पदार्थ को ही अपने अंदर सोख लेती हैं। इस प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है। मतलब ये दुश्मन को कभी चबा जाती हैं तो कभी पी जाती हैं। इसके अलावा डिफेंस का एक और अद्भुत मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का जमना। चोट लगने पर कुछ मिनटों बाद खून खुद ही बहना रुक जाता है। ये एक बहुत सटीक रासायनिक प्रक्रिया है। हाँ, जब त्वचा कटती है तो प्लेटलेट्स तुरंत अलार्म बजा देती हैं। ये कोशिकाएं टूटकर विटामिन के की उपस्थिति में एक जाला बनाती हैं, जिसे फाइब्रिन कहते हैं। इसी जाले में रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और दीवार बन जाती है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो एक सवाल उठता है कि अगर खून इतनी आसानी से जम सकता है तो वो नसों के अंदर क्यों नहीं जमता? इसका जवाब है हेपेरिन। यह एक प्राकृतिक रसायन है जो नसों के अंदर खून को जमने से रोकता है। मतलब अंदर हेपेरिन काम कर रहा है ताकि सब पानी की तरह बहता रहे और बाहर प्लेटलेट सील कर रही हैं। ये किसी भी इंसान द्वारा बनाई गई मशीन से लाखों गुना ज्यादा स्मार्ट है। अब इस पूरे सिस्टम के इंजन की बात करते हैं, हृदय और रक्त की धमनियां। आपको पता है, रक्त परिसंचरण की ये कहानी 1628 से पहले दुनिया को पता ही नहीं थी। वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया कि खून शरीर में एक दिशा में चक्कर लगाता है। मनुष्यों में जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खून एक सील बंद पाइपलाइन के अंदर दौड़ता है और साथ ही द्विपरिसंचरण की प्रक्रिया होती है, यानी खून को एक पूर्ण चक्र के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। और इस पूरे प्रक्रिया का केंद्र वह हृदय रूपी मोटर है। ये मोटर हमारे फेफड़ों के बीच स्थित होती है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है और आकार बस एक बंद मुट्ठी के बराबर। इस छोटे से अंग में 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले आलिंद, जहां खून आता है, और नीचे वाले निलय जो खून को बाहर धकेलते हैं। बाएं निलय की दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि उसे पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए जबरदस्त धक्का लगाना होता है। इस पंप की ताकत देखिए कि ये 1 मिनट में लगभग 4.5 लीटर रक्त पंप कर देता है। और इस मोटर से जो हाईवे सिस्टम जुड़ा है वो भी कमाल है। धमनियां यानी आर्टरीज ऑक्सीजन से भरपूर शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती हैं। और शिराएं यानी वेन्स शरीर से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। इनमें वॉल्व लगे होते हैं ताकि खून वापस ना बहे। लेकिन इसी हाईवे सिस्टम में एक बहुत बड़ा अपवाद छिपा है। फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये खून को साफ होने के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। और उसी तरह फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इन पाइपलाइनों के अंदर खून जिस दबाव से बहता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, डॉक्टर के पास हम जो 1280 का आंकड़ा सुनते हैं उसका सीधा संबंध हृदय से है। जब निलय सिकुड़ता है तो दबाव सबसे ज्यादा होता है, जिसे सिस्टोलिक कहते हैं। ये 120 होता है। और जब हृदय रिलैक्स करता है तब दबाव सबसे कम होता है, जिसे डायस्टोलिक कहते हैं, और ये 80 होता है। इसे स्फिग्मोमैनोमीटर नाम के उपकरण से मापा जाता है। अब इस चर्चा के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप्स। इसका विज्ञान 1901 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने दिया था। खून सबका लाल लगता है लेकिन सबको चढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन को हम बायोलॉजिकल आईडी कार्ड समझ सकते हैं, जो लाल रक्त कणिकाओं पर लगे होते हैं, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में गश्त करने वाले बाउंसर होते हैं। अगर शरीर में गलत आईडी कार्ड वाला खून आ जाए तो ये बाउंसर उस पर हमला कर देते हैं और खून आपस में चिपक कर ठोस थक्का बन जाता है। इसी कारण
ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि उस पे कोई आईडी कार्ड नहीं होता। और AB पॉजिटिव सर्वग्रहिता है, क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई बाउंसर नहीं होता। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसकी खोज 1952 में डॉक्टर YM भेंडे ने की थी। इसे HH ग्रुप भी कहा जाता है। हाँ, आमतौर पर जो H एंटीजन होता है वो इस ग्रुप में गायब ही होता है। ये इतना दुर्लभ है कि ऐसे व्यक्ति को केवल दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का ही खून चढ़ाया जा सकता है। शरीर के अंदर की बात तो हो गई, लेकिन बाहरी वातावरण से भी रक्त को खतरा होता है। सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठे जलाकर सोने से अक्सर मौत की खबरें आती हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ धुएं का फेफड़ों में भरना नहीं है, बल्कि रक्त की केमिस्ट्री का खेल है। कमरे में हवा न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। और यही हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 100 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है। मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का सच्चा साथी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक आकर्षक बहरूपिया है जिसे हीमोग्लोबिन कस कर पकड़ लेता है, जिससे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाती है और इंसान गहरी नींद में ही दम घुटने से मर जाता है। ये जानकारी सच में जिंदगी बचा सकती है। बिल्कुल। इस चर्चा से साफ है कि मानव परिसंचरण तंत्र शरीर का सबसे स्मार्ट और जीवनदायी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, और इसी वजह से रक्तदान की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। आपको पता है, जब रक्तदान किया जाता है तो 1 यूनिट रक्त को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाकर प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स में बांटा जा सकता है। मतलब दान किए गए सिर्फ 1 यूनिट रक्त से अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे कम से कम 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये तो सच में अद्भुत है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमारे स्रोतों के आखिर में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने लैब में एक ऐसा कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है जिसे किसी भी इंसान को सीधे चढ़ाया जा सकता है। कृत्रिम प्लास्टिक रक्त मतलब ये शरीर के बाउंसरों को चकमा दे देता है, और इसे चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, सोचिए आपातकालीन स्थिति में जब हर सेकंड कीमती होता है, तब ये कितना कारगर साबित होगा। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि अगर ये कृत्रिम रक्त हर अस्पताल में उपलब्ध हो जाता है, तो क्या भविष्य में ब्लड बैंकों की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या खून की कमी से होने वाली मौतें पूरी तरह शून्य हो सकेंगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। आज के इस गहरे सफर में इतना ही। शरीर के इस अद्भुत विज्ञान को समझने के सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए और नया सीखते रहिए।